हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सटी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा को लेंगे और इसका ये पार्ट जो है वो 5 है। और इससे पहले हमने 4 पार्ट दिए हैं। और जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जब तक आप इनके 4 पार्टों को नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक नियम होता है। उसी प्रकार से बेसिक से लेके ऊपर तक जाने तक आपको शुरुआत से ही कोई चीज़ देखनी होती है, बेसिक से देखनी होती है। तो आप इसके जो 4 पार्ट हैं उनको ज़रूर देखें। सबसे पहले में हमने इतिहास देखा था, दूसरे में हमने अपवंचित बालक देखा था, तीसरे में समस्यात्मक बालक और चौथे में प्रतिभाशाली बालक पर डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है उसमें हमने लिया है मंदबुद्धि बालक। आज जो डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, कैसी इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइए। इन वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए और आपकी समावेशी शिक्षा लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इन 4-5 पार्ट में हमने लगभग समावेशी शिक्षा को पूरा कर दिया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलिए आइए शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बस बने रहिए, जुड़े रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलिए। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता या पहचान। किस प्रकार मंदबुद्धि बालकों को हम पहचान सकते हैं या उनकी क्या विशेषता होती है? कैसे होते हैं मंदबुद्धि बालक? दोस्तों, सामान्यतः सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं। मोटी परत होती है उनके दिमाग पे। कुछ चीज़ें उनकी समझ नहीं आती हैं, कितना भी समझा लो समझ नहीं आता है, बार-बार उनको समझाना पड़ता है। समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक बच्चे की वजह से कोर्स पिछड़ जाता है, टीचर भी बहुत इरिटेट होता है, बच्चे भी बहुत इरिटेट होते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है किसके कारण? मंदबुद्धि बालकों के कारण। चलिए समझेंगे। सीखने की धीमी गति। ऐसे बालकों की जो गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है। सीखने की गति जो होगी वो बहुत धीमी होती है, उनको बार-बार समझाना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपसे बताया कि ऐसे बच्चों को बार-बार समझाना पड़ता है। टीचर भी इरिटेट हो जाता है, बच्चा अरे कितने बार समझाएँ आपको यार, आपकी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बार-बार उनको समझाना पड़ता है, उनकी समझ में नहीं आता, बार-बार भूल जाते हैं। कोई चीज़ अभी हमने क्वेश्चन उसको बताया, मैथ का कोई क्वेश्चन बताया और तब बोल रहा है कि हाँ, मुझे समझ आ गया। लेकिन अगले ही मिनट में अगर आप बोलोगे कि जाओ ठीक है अपने आप से करके आओ, तो उसको नहीं आएगा, बहुत धीमी तरीके से सीखता है। नेक्स्ट है, बचपन से ही चलना, बोलना, रेंगना, पढ़ना बहुत देर से शुरू करता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बोलना भी उनका बहुत स्लो होता है और चलने में भी बहुत स्लो होते हैं। लगभग बच्चे जो होते हैं कि 10 महीने तक चलना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये बच्चे जो होते हैं वो 1.5 साल से ऊपर जाके चलते हैं और 3 से 4 महीने बाद उनका बोलना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट होता है। और पढ़ने में भी बहुत धीमी गति होती है जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मंदबुद्धि बालकों में जो हमेशा इनका जो स्तर होता है वो 70 से नीचे होता है। इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी 70 से नीचे होती है। और 70 से ऊपर आपके टर्मन ने अलग-अलग स्थितियाँ बताई हैं। और 70 से नीचे कई प्रकार की उन्होंने पार्टों में विभक्त करके बुद्धि लब्धि को डिफाइन करके बताया है कि कैसे-कैसे होते हैं मंदबुद्धि बालक और कितने स्तर के होते हैं। और आप जानते ही हैं कि इससे पहले हम जो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो आपका टर्मन के अनुसार 130 प्लस होता है। और 120, 125, 140 तक आपके प्रतिभाशाली बालक जाते हैं। लेकिन जो आपका मंदबुद्धि बालक जो होता है वो 70 से नीचे के जो बालक होते हैं वो आपके मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समायोजन की कमी। ऐसे बच्चों के अंदर समायोजन कम होता है। ऐसे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर उनको आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आप वही चीज़ उनके माइंड में फीड हो जाती है। और अगर आपने उनकी जो है स्थिति को अगर आपने बदल दिया, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने किस बच्चे को एक फॉर्मूले में मैथ का कोई क्वेश्चन समझाया
और उस फ़ॉर्मूले को उस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से वो समझ गया है। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि अब ये दूसरे वाले क्वेश्चन में करो, तो वो बिल्कुल भी समायोजन नहीं कर पाता है, या फिर हमने अगर उसका फ़ॉर्मूला चेंज कर दिया, तो वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो अपने आप हल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे समायोजन की बहुत कमी होती है बच्चों में। अधिगम स्थानांतरण, जैसा कि अभी हमने कहा कि कोई फॉर्मूला अगर बच्चे को एक क्वेश्चन में हमने फॉलो करके दिखाया कि ठीक है, ऐसे 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 करके होता है ये, लेकिन अगर हमने कहा कि ठीक आप समझ गए कि हाँ समझ गए बिल्कुल, तो ठीक है, तो आप इस वाले दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आप फिट करिए और इसको सॉल्व करके हमें दिखाइए। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी स्थानांतरण की इतनी कमी होती है उनके अंदर कि वो दूसरे क्वेश्चन में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो अटक जाते हैं वहीं पे और बैठे रहेंगे, आपसे बोलेंगे भी नहीं, और जैसा कि टीचर चेक करेगा तब उसको पता चलेगा कि आप वहीं पे अभी तक बैठे हुए हो, अभी तक अटके हुए हो। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कैसी? मंदबुद्धि बालकों की। और बहुत ही सहमे से रहेंगे, और इतना मतलब इरिटेट हो जाता है टीचर कि ना तो उनको मार सकता है, मारना तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा के बाहर है, टीचर बिल्कुल भी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता है। लेकिन उस पे गुस्सा इतना आता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मंदबुद्धि बालक है, बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले से ही वो दिमाग से मोटा है, ऊपर से आप उसको पिटाई अगर करते हैं, डांटते हैं, और या फिर उसकी शिकायत करते हैं, तो भी नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा, बच्चे की शिक्षा नहीं हो सकती है ऐसी। नेक्स्ट देख लेंगे, विद्यालय उपलब्धियों में अत्यंत नीचे होते हैं। जो विद्यालय उपलब्धियां होती हैं, कहने का मतलब है जो रिजल्ट होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं ऐसे बालक, उनका हर साल का रिजल्ट सबसे डाउन जाता है। नेक्स्ट है साफ सफाई न रखने वाले बालक। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको साफ-सफाई से कोई मतलब नहीं होता। वो साफ-सफाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, गंदे कपड़े पहने जा रहे हैं। और मोस्टली देखा जाता है कि प्रेयर टाइम में जब टीचर चेक करते हैं यूनिफ़ॉर्म गंदी है और नहीं धुली है, बिल्कुल होश ही नहीं होता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनको कोई चीज़ अगर उनके दिमाग पे चढ़ जाती है तो वही चीज़ है। अगर स्कूल से जाने के बाद उनको खेलना है, तो ये यूनिफ़ॉर्म उतार के ये यहाँ फेंकी, अपना बैग वहाँ फेंका और बस खेलने चले गए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है, अपने यूनिफ़ॉर्म को साफ़ करना है, व्यवस्थित अपनी कॉपियों को रखना है, समथिंग। और रोज़ का अपना उनका एक नया ड्रामा होता है कि आज मैं ये कॉपी भूल गया, वो कॉपी भूल गया, होमवर्क करके नहीं आया। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम मंदबुद्धि बालकों के साथ आती है, और रोज़ नए बहाने बनाते हैं। तो साफ-सफाई में इनको इंटरेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है इंद्रियों के प्रयोग में कमज़ोर। इनकी इंद्रियाँ जो होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। इनको गंदी चीज़ों से बदबू भी नहीं आती है। बैठे हैं वहीं पे ही, और अगले आदमी को बदबू लग रही है, अगले बच्चे को, लेकिन इनको कोई स्मेल नहीं लगती है। और इंद्रियाँ मतलब इस प्रकार के होते हैं कि अगर इनसे कहो कि बच्चा ये बर्फ़ है, तो वो कहेंगे क्या होता है बर्फ़? तो जब तक उनको टच करके नहीं दिखाएँगे कि बर्फ़ ऐसी होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। तो इंद्रियों का ये प्रयोग जो है बहुत कम करते हैं। इनको जब तक आप करके नहीं दिखाएँगे, तब तक इनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल भी नहीं आएगा, जब तक ये करके नहीं दिखाया जाएगा इनको, ठीक है? नेक्स्ट देख लेंगे, धैर्य न रख पाने वाले। ऐसे बालक जो होते हैं उनके अंदर धैर्य नहीं होता है, बिल्कुल भी इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। अगर इनको कोई चीज़ नहीं दी गई उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये मांग रहे हैं, तो ये धैर्य खो देते हैं। बिल्कुल भी इनके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है, बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस लेस होते हैं, एकदम ज़िद्दी टाइप के होते हैं, चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज़ ज़मीन पे लौट जाएँगे और अपने कपड़े गंदे करने लगेंगे, बिल्कुल इस टाइप के होते हैं ये बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हीन भावना के शिकार। ऐसे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो भावनाएँ होती हैं, वो हीन भावना ज़्यादा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में होती है कि यदि आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चों के अंदर इंसल्ट बहुत जल्दी फ़ील होने लगती है। अरे! हमारी बेइज़्ज़ती कर दी, आ तो कुछ नहीं रहा है। ऊपर से उनको अगर समझा दिया या उनको थोड़ा-सा डाँट दिया, तो उनको हीन भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है कि नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा ये। या मेरी तो इंसल्ट कर देते हैं वो,
सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगा, इस टाइप से इनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे। अमूर्त चिंतन जो होता है इनके अंदर बिल्कुल शून्य होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो कि हम नहीं देख सकते हैं, जिसका आइडिया हम नहीं लगा सकते हैं, ऐसा चिंतन जो होता है वो बिल्कुल भी इनके अंतर्गत होता ही नहीं है। इनको ये समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से अगला क्वेश्चन कैसे होगा और अगला फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो ये चीज़ इनके अंतर्गत नहीं होती है। ये अमूर्त चिंतन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। जैसे जस्ट इसका उल्टा प्रतिभाशाली बालक अमूर्त चिंतन में बहुत ही एकदम माहिर होते हैं। जो चीज़ उनको बताई भी नहीं जाती है वो चीज़ वो सोच लेते हैं। तो अमूर्त चिंतन की इनके अंतर्गत बहुत ही कमी होती है। नेक्स्ट है एकाग्रता की कमी। जो एकाग्रता इनका एकाग्र जो कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं होता है। कभी इधर भाग रहा है दिमाग, कभी उधर भाग रहा है, स्थिर नहीं होता है इनका दिमाग। इसीलिए ये किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। पढ़ यहाँ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, या जाने कहाँ कहाँ दिमाग घूम रहा है उनका। कभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ टीचर दूसरा क्वेश्चन समझा रहा है, लेकिन समझाते समझाते पता चल रहा है कि टीचर से वो कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछने लग गया है। समझ ये रहा है, पूछ दूसरा रहा है। तो उनकी एकाग्रता में जो होती है वो बहुत कमी होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे। तार्किक तार्किक चिंतन या विश्लेषण क्षमता में अत्यंत कमजोर। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो तार्किक इनके अंतर्गत तार्किक चिंतन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। आपके मैथ के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उसके लिए तो आप भी जानते हैं, तर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और जो तर्क वो इनके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं होता है, और विश्लेषण भी नहीं होता है। ये किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इनकी जो एनालिसिस क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, अत्यंत कम होती है, कमज़ोर होती है। तार्किक चिंतन भी बहुत ही कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। किस प्रकार मंदबुद्धि बालकों को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। तो देखेंगे, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे कैसे हो सकती है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा, तो उस पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करेंगे कि किस प्रकार बच्चों को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। विशिष्ट अधिगम या शिक्षण विधियां जैसे प्रदर्शन। जैसे कहने का मतलब ये है विशिष्ट अधिगम देना चाहिए बच्चों को। कहने का मतलब है कि जब तक आप उन बच्चों को, मंद बुद्धि बच्चों को आप प्रदर्शन करके नहीं समझाएंगे, आप उनको दिखाएंगे नहीं, हर चीज़ को करके नहीं दिखाएंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको उनको शिक्षा देना है तो क्लास में आप कुछ अगर कोई टॉपिक पे आपको समझाना है तो आपको उससे संबंधित इक्विपमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे और बच्चों को दिखाने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे, तब उनको बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है समायोजन की शिक्षा। बच्चों को समझाएं कि बेटा एडजस्ट कैसे किया जाता है और कैसे एक फॉर्मूले को दूसरे क्वेश्चन में फिट किया जाता है। बहुत ही सहजता के साथ उनको समझाया जाए ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके और बच्चों के अंदर जो डर है, हीन भावना है, वो निकल सके और बच्चों का समायोजन हो सके, एडजस्टमेंट की क्षमता जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है साफ़ सफाई की शिक्षा। बच्चों को साफ़ सफाई की शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे अपने यूनिफॉर्म को साफ़ रखना है, कैसे अपने बैग को मेंटेन रखना है, कैसे अपने कॉपी के अंतर्गत जो आपका कंटेंट है उसको कैसे मेंटेन करना है, राइटिंग को कैसे साफ रखना है, इन चीज़ों की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, व्यवसायिक प्रशिक्षण। ऐसे बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने में तो इतने इंटेलिजेंट होते नहीं हैं कि वो कुछ कर सकें या कोई अच्छी सी जॉब पे पहुंच सकें। तो उनका जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो व्यवसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि उनको अच्छे से जो कुछ भी वो पढ़ें उसके बाद में वो अच्छे से व्यवसाय को कर सकें। ठीक है, उनका जो कैलकुलेशन होगा वो इतना तक तो ठीक हो जाए कि ताकि वो कोई व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है हस्तकला की शिक्षा। उनकी शिक्षा जो होती है उसको हम हस्तकला परित बना सकते हैं। ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे आपकी कटाई, बुनाई, सिलाई जैसी लड़कियां जो होती हैं, मंदबुद्धि बालकों में जो लड़कियां जो आएंगी उनको हम ऐसी हस्तकला का दे सकते हैं जो कटाई, बुनाई, सिलाई से समथिंग जुड़ा हो
और अच्छे से वो उस चीज़ को सीख सकें और अपने जीवन में फॉलो भी कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है सीखो कमाओ प्रकार की शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा दें ताकि बच्चे अपने जीवन में कुछ कमा सकें, कुछ ऐसा सीखें ताकि कुछ कमा सकें। ठीक है, कुछ ऐसा सीखेंगे तभी हम बच्चे कुछ कमा सकेंगे, अपने जीवन को चला सकेंगे। तो उनकी शिक्षा जो कैसी होनी चाहिए, सीखो और कमाओ प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोंटेसरी प्रणाली इंद्रिया शिक्षा। ऐसी शिक्षा, इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो आप मोंटेसरी प्रणाली के अंतर्गत दीजिए। खेल खेल में सिखाइए, ऐसे सिखाइए कि वो उनको पता ही न चले कि हमें ये सिखा रहे हैं कि ये पढ़ा रहे हैं या खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जानते हैं मोंटेसरी जो प्रणाली जो है वो खेल से संबंधित है। बच्चे को खेल खेल के कर कर के ही सिखाया जाता है और बहुत ही अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं, अच्छे लर्नर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको कि समावेशी शिक्षा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किस किस प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बालकों की अलग अलग प्रकार हैं, समस्यात्मक बालक है, अपवंचित बालक है, प्रतिभाशाली बालक है और प्रगतिशील बालक है, गतिशील बालक है, जो है इसी के अंतर्गत आते हैं सभी। इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, कोशिश की है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं जिन भाइयों बहनों ने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, इन पाँचों वीडियो को लगभग 2 बार देखें, बहुत अच्छे से आपको समावेशी शिक्षा क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।